बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक क्राइम प्रिवेंशन एक्ट है उसको बाकायदा सदर ने अपनी मंजूरी के बाद एक कानून बना दिया, जो पहले पार्लियामान से मंजूर हुआ, यानी प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, जो सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में आया था। फिर उसके बाद तरमीम अगर की गई तो पीडीएम के दौरे हुकूमत में की गई। फिर अब की बार उसमें तरमीम कर दी गई है जिसको अपोजिशन ने कुली तौर पे मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा पहले कि हमसे मुशावरत नहीं हुई, फिर उन्होंने कहा जी हमसे मुशावरत हुई थी लेकिन स्टेक होल्डर से मुशावरत करना जरूरी था। फिर उनका यह था कि हुकूमत की सवाबदी थी वो स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करते या ना करते। अब हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की लेकिन उसको माने बगैर वो जो मारूजात थी, सिफारिशात थी या एतराजात थे, उनको यकसर रद्द करते हुए ऐवान बाला से मंजूर करवाया गया, सदर मुमलिकत के पास भिजवाया गया। इब्तदाई तौर पर खबरें ये आईं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सिफारिश के ऊपर इस पर दस्तखत जो है वो कुछ अरसे के लिए डिले कर दिए गए हैं, लेकिन बाद में ये खबर आई कि आसिफ अली जरदारी साहब ने बाकायदा तौर पर उस पर दस्तखत कर दिए हैं और अब वो एक कानून बन चुका है। उस कानून के तनाजुर में वो खबरें जो हुकूमत को नागवार गुजरे, अब बादियों नज़र में सभी कहते हैं कि कानून होना चाहिए, उस कानून के तनाजुर में सोशल मीडिया का रेगुलेट होना भी ज़रूरी है, लेकिन जिस बर्क रफ्तारी से और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर इसे पास किया गया है वो मुस्तकबिल करीब में बहुत से इबहाम को जन्म देता है, बहुत से सवालात छोड़ता है, उसके अमल दरामद करने के हवाले से भी बहुत से सवालात छोड़ता है। तो अब उसका अगला प्रोसीजर क्या होगा? दूसरी बात यह कि हुकूमत इस वक्त इस नहज तक पहुंची हुई है कि वो कहती है कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है और पाकिस्तान में जो सरमायाकारी होगी ये पाकिस्तान को बेहतर समत के अंदर लेकर जाएगी। और अभी हालिया एक दौरा जो अमेरिका के सरमायाकार हैं, जो ट्रंप ख़ानदान के इन्वेस्टर्स के तौर पर भी हैं, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकातें भी की हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी की बातें हुई हैं। इसके देर पा असरात कितने होंगे? पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन के माबैन चलने वाले मुज़ाकरात जिसको एक ब्रेक लग चुकी है, क्या दोबारा उसका आगाज़ होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली को किस हद तक मजबूत बनाएगी? आने वाले दिनों के अंदर एहतजाज का दायरा किस हद तक वसी किया जाएगा? इस सारे मंजरनामे पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, खैर जो पिछले कोई 4-5 दिन से एक मामला चल रहा था, आज वो एक कानून बन चुका है, क्या कहेंगे उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। क्या कहेंगे अब हम उस पर? कहेंगे ये कि आगे से जो टीवी टॉक शो करना है उसके लिए मैंने आज एक किताब का ऑर्डर दिया है। अच्छा जी। इजाज़े नुत्क नामी एक किताब है। कौन सी? इजाज़े नुत्क। अच्छा। जिसमें इंतहाई वो फिक्रे हैं कि जो किसी की शान में कसीदे से भी आगे चली जाए। हमारे पास सच्ची खबर होगी। क्या हुआ? सजाए मौत दे देंगे? क्या हुआ अगर ये एक एक्ट पास कर लिया? चलेंगे हम कोर्ट में, मिलेगा अदलिया से हमें इंसाफ, हमें यकीन है। उसके बाद गलत खबर कौन सी है हमारी? किस खबर में हमें यह सजा देंगे? किस खबर में किसी को पकड़ेंगे? हाँ, अगर कोई गलत तजलील करता है किसी की, अगर गलत खबर देता है, बिल्कुल पकड़ें, हम खुद सपोर्ट करेंगे हुकूमत को उस पर। लेकिन यह तो कोई बात ना हुई कि अगर आप गलत काम करें, आप जालसाजी करें, हम सबूत के साथ सामने लाएं, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, तो फिर आप कहें कि आप पे कोई हम केस कर देंगे। वो नहीं होगा। वो अभी सहाफ़ी जिंदा है, अभी सहाफ़ी मरा नहीं है। राना साहब, सहाफ़ी कहते हैं आप किसको हैं? सहाफ़ी आप किसको कहते हैं? वो भी तो सहाफ़ी हैं जिन्होंने साथ मिल के ये इसमें पूरी बातें की हैं, इनको अपनी सपोर्ट फराम की है और इनको बताया मैनेज कर लेंगे। तो वो कौन है फिर, अगर आप साफ़ी हैं तो? हाँ जी, वो लोग हैं जिन्होंने अपना सहाफ़ी ज़मीन नहीं बेचता, जिन्होंने ज़मीन बेच दिए, जिन्होंने सारा कुछ तय कर लिया, जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया और फिर कहा हम मुजाहरे भी करेंगे और उसके बाद ठंडे होकर बैठ जाएंगे। वो कीमत वसूल कर रहे हैं अपने ज़मीर की फ़रोख्त की। हम सब वो सहाफ़ी हैं जो कीमत वसूल करेंगे इंसाफ के ज़रिए। जब मेरा सहाफ़ी खुशहाल होगा, जब पाकिस्तान में सहाफ़त की जंग हम जीतेंगे,
162 लोग शहीद हुए हैं हमारे, 162 इस पाकिस्तान के अंदर। 162 लोगों के जनाजों को कंधा दिया है इस आज़ादी सहाफ़त के लिए। दहशतगर्द से लड़े, आमिर से लड़े, सियासतदान से लड़े, वडेरे से लड़े, किससे नहीं हम लड़े हक के लिए। अगर बिल्कुल मैं कह रहा हूं, जब सोशल मीडिया पे जहां पे गलत तो करना चाहिए, लेकिन उस ऊंटनी की टांग काटने की खबर सोशल मीडिया पे आई थी, कौमी चैनल पे बाद में आई थी, याद है ना आपको? कई खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर पहले आती हैं। जहां पे मैं फिर कह रहा हूं, हमें सिर्फ इतना क्लियर कर दें कि फेक न्यूज क्या है। फेक न्यूज का तयन कौन करेगा? दूसरा, आप कहते हैं कि असम्बली में जो कार्रवाई हजफ हो गया आपने नहीं दिखानी, तो जो वहां पे गाली गलूच होती है, जो वहां पे कागजात फाड़े जाते हैं, जो वहां पर एक दूसरे को किताबें मारी जाती हैं, जो वहां पर चूड़ियां फेंकी जाती हैं, जो वहां पर गाली गलूच होती है, तो क्या वो चेहरा ना दिखाए? क्या उस चेहरे को सामने लेकर ना आए? क्या वो लोग जो वहां पे जमीर बेचते हैं, जो वोट आपसे लेते हैं, आगे जाके सौदा कर देते हैं, उसके मुतल्लिक ना बताएं? बताइए ना मुझे। बहुत सारी खबरें होती हैं जिसके सोर्सेज नहीं बताए जाते, नहीं, किसी भी खबर के सोर्स नहीं बताए जाते, लेकिन हमें ये साबित करें ना कि जनाब आपने एक खबर दी है वो गलत है। साबित करें जी किस तरह गलत है, वो साबित कर दें, वो साबित कर दें ना। कोई बात नहीं है यासिर साहब, पिटीशन तैयार हो गई है, दायर हो रही है, अदालतों में जाएंगे, 14 तारीख को पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा करेंगे। कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और मजे वाली बात आपको तो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी भी आ रही है, तमाम लोग आ रहे हैं, और उसी दिन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट पूरी दुनिया में भी मुजाहरे कर रही है। या आज उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी है। ये तो अब होगा, हम आईनी कानूनी जंग लड़ेंगे। ना हमारे पास पत्थर है, ना हमारे पास डंडा है, हमारे पास कलम है, हमारे पास कैमरा है, हमारे पास माइक है, हमारे पास सच बोलने के लिए ज़बान है, उसका इस्तेमाल करेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुझे आज सिर्फ अफसोस पीपल्स पार्टी पे हो रहा है। मैं इस पार्टी को जानता हूँ, ये कभी भी आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ नहीं थी। मुझे नहीं पता कि क्या मजबूरी बनी है, मुझे नहीं पता कि किस क्या प्रेशर था, लेकिन पीपल्स पार्टी को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन इस पर मैं क्रेडिट देता हूँ एक शख्सियत को जो आज भी इस मामले पे जिसने स्टैंड लिया हुआ है, गवर्नर पंजाब। वो कह रहे हैं बिल्कुल बिल आना चाहिए था, लेकिन मुशावरत से आता, डिले हो जाता। मुझे एक समझ नहीं आई यासिर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की बात हुई, पीपल्स पार्टी के अपने लोगों की बात हुई, हमारी कराची जर्नलिस्ट के सदर इजाज़ अहमद, हमारे ग्रुप के हसन अब्बास साहब और पूरा की सारी टीम गई शजीर मेमन साहब के पास। उन्होंने कहा जी बेफिक्र हो जाए, जब तक सदर साहब तमाम सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं करते उस वक्त तक नहीं होगा। फिर आज अचानक उस वक्त आया जिस वक्त सब कुछ हो। अब तो ये पीबीए के बीपीए क्या है, पीबीए CPNE APNS, इनको ज़रूर सोचना चाहिए। हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं ना, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम सहाफ़ी कारकुन हैं, हम बतौर PFUJ करेंगे, करते रहेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। और फेक न्यूज़ के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे। किसी की पगड़ी उछालने के खिलाफ थे, खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे। लेकिन हम लोगों को बेनकाब भी करते रहेंगे जो इस वतन का पैसा लूटते हैं, जो झूठे वादे करके इक़्तिदार में आते हैं, जो जालसाजी से इलेक्शन जीतते हैं, जो ज़बरदस्ती रिजल्ट तब्दील करवाते हैं। हम उनका एहतसाब तो करेंगे। अच्छा मुझे एक बात तो बता दें, ये क्या ये पीक एक्ट भी आएगी? अगर अभी मैं एक फुटेज चला देता हूँ, वो लियाकत क्या था, चट्ठा, ये पीक एक्ट में आएगी?
करने को तो कुछ भी कर रहे हैं। किस तरह आएगी ना मुझे बताएं। लियाकत चिट्ठे ने कहा है किसमें ये मुलव्वस था, ये पीकैक में आएगी। अब मुझे एक बात बता देना, मैं फुटेज चला देता हूं कि वजीर साहब वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब ने बूरेवाला में एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया था ना ऐलान। तो मैं कहता हूं जनाब वो इतना बड़ा झूठ, अगर वो सच है तो बनाए, नहीं सच तो फिर जवाब दें, क्या ये पीकैक में आएगी? रोटी 4 रुपए 2 रुपए। हाँ, रोटी उन्होंने कहा था 4 रुपए की करेंगे, सब्जी 10 रुपए किलो, याद है ऐसे कहा था ना भाई। घी की कीमतें भी कम, घी की कीमतें भी कम करेंगे और फला 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 करेंगे। दावों में बिजली भी फ्री करेंगे। टंकी फ्री ग्रांड है, सदके जामा तरते फ्री। मैंने तो बताया सदके जामा जनाब, मैं मेरा दिल करता थानू, मैं तो कल भी कहा तुसी हुकूमत हो तो मैं अपोजिशन। वाह जी वाह। अब किस किस चीज पे आप पीकैक लगाएंगे? हम तो आपकी गुफ्तगू सुना देंगे, फिर पीकैक तो आप पे लगना चाहिए कि आपने झूठ बोलकर किस तरह वोट लिया, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी हो। अब मैं चला दूंगा, हाफिज नईम साहब कहते थे इतनी तारीख को तहरीक चलेगी, इतनी तारीख तक ये ना हुआ तो ऐसा कर देंगे, नहीं किया तो क्या पीकैक लगेगा? मौलाना फजल रहमान साहब जो कहते थे मगर उसको वो नहीं हुआ तो क्या पीकैक लगेगा? पीकैक है क्या ये हमें ही समझा तो दे, आपने वो पढ़ी है सारी शिकें जी। यार क्या कमाल है भाई। ये तो ना मैंने आज एक हिस्ट्री खोली शहनशाह मुगल बादशाहों की, कि उनके दरबार में भी कभी ऐसा होता था कि किसी ने कोई उनकी शान में गुस्ताही की और सर कलम कर दें, 3 साल के लिए तय खाने में डाल दें, उसे कर दें। तो मैंने पढ़ी, किसी में नहीं थी। फिर अब मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने 2-3 दोस्तों से कहा कोई पुरानी किताबें मुझे ढूंढ के दें। वो शहाबनामा भी मैंने कुछ 7 दफ़ा पढ़ा है, उस दौर में भी ऐसा नहीं होता था। फिर मैंने गोरों का एक कानून पढ़ा, क्या उस वक्त होता था? पता चला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन से रख दे होंगे अगर कोई गलत हरकत करे थे। और फिर मैं पागल हो गया हूँ, मैं कि यार ये हो क्या रहा है, ये कानून लाने वाले कहाँ से लेकर आए और इस पर अमल करने वालों ने कैसे अमल करवाना है, ये बड़ी ज़रूरी है। अब जरा सियासत पे बात कर लेते हैं। इस पर तो जितना कहेंगे बोलेंगे, रोज़ाना ही बोलेंगे इंशाल्लाह, सड़कों पे भी, अदालतों में भी, चौंकों में भी, चौराहों में भी बोलेंगे। आप हंसते रहेंगे, ताड़ी सोई सीधी है, ताड़ी सैटिंग पूरी है, असी यार तानू किसी भी एहतजाज कहिए ना यासर साहब आना, उस दिन तुहानू फैसलाबाद काम पे आ जाता है। करे हर्जा, ये भी हर्जा सराई में शुमार होता है। लेकिन देखे ये भी खुश दिली भी तो देखे ना। कर दो तुसी पीकैक सर, हमारी भी तो खुश दिली देखे ना, हम तो सरे तस्लीम खम कर लेते हैं, जो मर्जी कहते रहे आप। नहीं, हमने क्या कह दिया आपको? अभी तो वो मैंने कहा नहीं जो आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा नहीं कहना। इजाजत दे तो वो भी कह देता हूँ। ठीक, क्या कहेंगे पाकिस्तानी सरमायाकार जो आए हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए अच्छी बात है अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी आती है, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। मेरा पाकिस्तान है, इसकी खुशहाली होनी चाहिए। लेकिन एक बात से नशीन करनी है, किसी भी सरमायाकारी के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर अगर आप कहें कि इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी या सरमायाकार ज़्यादा देर तक रुकेगा तो ये मुमकिन नज़र नहीं आया। दूसरी बात, आप क्या समझते हैं? अब करें ये, जो पीकैक लगाना चाहता लगाए, फिर मैं उसे जवाब दूंगा। ये सारा कुछ जो है हुकूमत की वजह से आ रहा है? नहीं। किसकी वजह से? सिर्फ आर्मी चीफ की वजह से, सिर्फ आर्मी चीफ की कोशिशों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से ये सारा कुछ आ रहा है। तो हुकूमत मुतल्लिक तो मैं कहना पल्ले नहीं तेला ते करती मेला मेला। और इनको तो वो पैसे नहीं मिले जिससे जितने पैसे ये जाया करके गए थे ना, खर्च करके, बल्कि जिनेवा में। उसके बाद इश्तिहारात भी अखबारात में बड़े छापे थे, याद है आपको? इतना पैसा मिल गया, फंड हो गया सलाब सदगान के लिए। उस सलाब सदगान से के अजाब सदगान बनाता है इन्होंने, सलाब सदगान बेचारे तो अजाब लाता ना। वो पैसे मिले नहीं, वो मिले नहीं। तो फिर आप अंदाजा लगा लेना। तो इनको कौन देता है? नो 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 नो,
ये करें, इस पे करें ना, इस पे एक्ट लगाए तो फिर हम बताएं। ये कहें कि ये झूठ बोलता है कि सुप्रीम कमांडर ने नहीं किया, कहें ना, हिम्मत करें ना हुकूमत, कहे कि ये आर्मी चीफ साहब की वजह से नहीं हुआ। बात तो जो सच है वो हमें कर देनी चाहिए। ज्यादा आईना दिखाना शुरू हो गया, मुझे ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सियासी मंजरनामे मजीद बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में हुकूमत कहती है हमारे इत्तेहादी बहुत मजबूत हैं। हुकूमत कहती है इत्तेहादियों को कुछ भी गुजारिशात होंगी, सिफारिशात होंगी, एतराज़ात होंगे, मना लिए जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने यह भी इकदाम उठाया कि अपनी अपोजिशन को मनाने का फैसला किया, लेकिन अपोजिशन जब मेज के ऊपर आई, सारे डायलॉग्स हुए, सिफारिशात इन रिटन दे दी गई, वो एतराज़ात के ऊपर हुकूमत ने जवाबदही करनी थी, लेकिन जवाबदही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए होती रही और अपोजिशन बैकफुट पर चली गई। अब अपोजिशन का यह कहना है कि हम अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे जो हमारी तहरीक को मजबूत करेगा। हमारी सिफारिशात, हमारे एतराज़ात, हमारी मारूज़ात अगर हुकूमत की समझ में नहीं आती तो फिर उस प्लेटफॉर्म से बताई जाएंगी और उसका भरम फिर इतना होगा कि हुकूमत को बातें मानना पड़ेंगी। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है और मौजूदा सियासी मंजरनामे में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की मंतक क्या है, इसी बारे में बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के तर्जुमान असलम गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असलम गौरी, सबसे पहले तो सर हम बतौर मुतासरीन आपसे एक सवाल है कि आज सुबह हमें मालूम पड़ा कि मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पे कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिए गए हैं दस्तखत आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से पीका एक्ट के ऊपर, लेकिन शाम गए फिर खबर आ गई कि उसके ऊपर दस्तखत हो गए, वो कानून बन गया। ना वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की हमें मंतिक समझ आई जो ये कहते थे कि स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, उनके साथ हुकूमत को बात करनी चाहिए, ना ही आपकी दी गई सिफारिशात की समझ आई कि जिसके ऊपर अमल दरामद ना हो सका। बहुत शुक्रिया आपका। असल में सुबह सहाफ़ियों का एक वफद मौलाना साहब से मिला था और उन्होंने ये सारा मुद्दा उनके सामने रखा सूरत हाल पे, और उनकी ख्वाहिश थी कि मौलाना साहब सदर साहब से बात करें, लेकिन उनकी बात से कबल ही ये सब साइड वाइन हो चुके थे। तो इस तरह लगता है कि हुकूमत को या सदर साहब को बहुत जल्दी थी इस काम के लिए, और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर आए हम जल्द अज जल्द इसको साइन कर दें। अगर मदारस बिल को बिला वजह रोका जा सकता है तो ये एक वजह थी रोकने की। आप इसको मुल्क में ले जा रहे हैं, और अगर आज़ादी सहाफ़त ही ख़त्म हो जाए, गो के बहुत सारी इस वक्त भी मैं समझता हूँ लोगों को इस वक्त उन्होंने अपने कंट्रोल में सहाफ़त को किया हुआ है। बहुत से तरीके होते हैं हुकूमतों के पास, लेकिन ये क्या मसला था कि इसके बगैर इनका चारा नहीं है। गो के जब कोई भी कानून बनता है, जब कोई भी कानून साजी होती है तो अवाम को बड़ी खुशकुन बातें दी जाती हैं कि उसका ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा और ये फ़ायदा होगा। लेकिन जब तरमीम में हमारे साथ जो खुशकुन बातें की थी वो उसके बाद उन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनको बराबर कर दिया। तो हुकूमत को मेरी समझ में नहीं आ रही हुकूमत चाहती क्या है, हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है। अगर ठीक है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत अवामी हुकूमत नहीं है, अवाम के नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, अवाम के वोटों से बनी हुकूमत नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने आज नहीं कल इस अवाम को फेस तो करना है। और ये जो कुछ हो रहा है, पूरे मुल्क के सहाफ़ी इस तक सरापा एहतजाज है और बिला किसी तफरीक के हर तंजीम इस वक्त रोड पे खड़ी हुई है, लेकिन हुकूमत की कारों पर जू तक नहीं रहेंगी। ये कोई सियासी जमात तो नहीं है, ये तो सहाफ़ी हैं। मुल्क और कौम को और पूरी दुनिया को हम पाकिस्तान के जो अंदर के हालात हैं या बाहर के हालात हैं वो हमें बताते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है हुकूमत ने, और इनको ऐसा करके ये अपने लिए दिन ब दिन अपने लिए हालात को मुश्किल करते जा रहे हैं। देख गौरी साहब, आप बड़े करीब तरीन रहे आपकी जमात मुस्लिम लीग नून के, और आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी करीब तरीन आप रहे। आजकल भी तल्लुकात ख़राब तो नहीं है, ठीक है, जरदारी साहब से भी तल्लुकात ठीक हैं, सारा कुछ है। क्या ये सारा कुछ करते हुए जिस मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, जितने इत्तेहादी हैं इस वक्त हुकूमत में, इन्होंने ये नहीं सोचा कि इस सारी चीज़ों को भुगतना इन्हें भी पड़ेगा? देखिए, ये तो हमेशा से होता है। जो ये हुकूमत में होते हैं कानून साजियाँ करते हैं, किसी और के कहने पे करते हैं, किसी और के मशवरे पे करते हैं, फिर अगली दफ़ा यही खड़े भुगत रहे होते हैं और इसी तरह रो रहे होते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हो
ये नहीं सोचते कि जब हम इक़्तिदार में थे ये हमने खुद उस वक्त सुलभ किया था। तो ये तो हमेशा होता है, हर हुकूमत के दौर में ऐसा हुआ कि जब वही हुकूमत अपोजिशन में होती है तो वो जो कुछ, हमेशा इसकी आज़ादी सहाफ़त के लिए हमने एहतजाज भी किया, आवाज़ भी बुलंद की, हम हमेशा खड़े रहे हैं। यहाँ भी हमने पूरे मुल्क में मेरे जहाँ जहाँ आपके मुजाहरे हुए हैं सहाफ़ियों के, मैंने अपनी जमात के तमाम साथियों को कहा था कि उनमें शरीक हो और बाकायदा पार्टिसिपेट करें। और कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कमेटी के अंदर इस पर सख्त एहतजाज किया शायद आपके लब के, और फिर इसी तरह हमने वोट भी नहीं किया, हमने दोनों जगह वोट भी नहीं किया, ना कौमी असम्बली में ना सेनेट में। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की आंखों में शायद पर्दा कुछ ज्यादा ही गहरा पड़ गया है और उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, सुलझाई नहीं दे रहा। और हालांकि उनको इसको भी देखना चाहिए कि उनके अपने जो पार्टनर हैं जो उनके साथ हुकूमत में हैं वो उनको वोट दे के आगे धक्का तो देते हैं, पीछे से कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, अपोजिशन है। तो हुकूमत को शायद इतना पर्दा पड़ गया उनकी आंखों पे, उनके कानों से इतनी बहरी होगी कि उनको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, फिर बाद में कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो मैं तो हैरान हूँ इस हुकूमत के और इसके इत्तेहादियों के रवैयों पे कि ये कर क्या रहे हैं। अच्छा सर, अब इसका नतीजा क्या होगा? यानी ये तमाम सियासी जमातों ने अपना हक अदा कर दिया जो हुकूमत में नहीं है और अपोजिशन में है, मुस्तकबिल अब इसका क्या है? ये तो कानून बन गया। देखिए, कानून बनते भी रहते हैं, उनमें तरामीम भी आती रहती हैं। अगर अवामी प्रेशर इसी तरह रहा, अवामी दबाव इसी तरह रहा, तो मैं समझता हूँ उनको ये चीज़ें वापस लेनी पड़ेंगी और तरमीमें आती है, तरमीम हो जाएगी कोई ना कोई किसी तरह, बशर्ते कि इस तरह प्रेशर इन पर बरकरार रहा सहाफ़ी हजरात का। इनकी अब वो अगला गेम ये होता है कि फिर इनकी सफ़ों में दरार पैदा की जाए, कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया जाए, कुछ उसके एंटी किए जाए। तो मैं समझता हूँ अगर सहाफ़ी हजरात जैसे आज खड़े हुए हैं और इसी अंदाज में खड़े रहे तो इनको बहुत जल्द, ज़्यादा देर नहीं, बहुत जल्द इनको इसमें तरामीम करनी पड़ेगी या इनको वापस लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। ये तो इस तरह, तो ये समझे आप मार्शल लॉ के दौर में भी सहाफ़ियों ने और हम लोगों ने मिलकर जद्दोजहद की है, उस दौर के लोग भी आपके सामने हैं। राणा साहब तो सबको जानते होंगे कि किस तरह सहाफ़ियों ने अलम बुलंद रखा है सहाफ़त की आज़ादी का। और आज अगर ये एक अपने आप को जमहूरी कहलाने वाले, अपने आप को वोट के साथ हुकूमत बढ़ने वाले अगर ये कदम उठाएंगे तो मैं तो समझता हूँ यहाँ तो माशाल्लाह ये इक़दामात भी शर्मा रहे हैं इन इक़दामात के सामने। अच्छा गौरी साहब, तहरीक इंसाफ का वफ़द आया, उसके बाद आपके नुमाइंदे ने बात भी की, इख्तिलाफ़ात सीज़ फायर हो गया, अब दोबारा मिलकर आप बड़ा अलाइंस जो पहले बना हुआ था उसी अलाइंस को लेकर चलेंगे या एक नया अलाइंस बनेगा और उसको मौलाना साहब लीड करेंगे? क्या फैसला हुआ? देखिए, कल वो तशरीफ़ लाए थे मिले हैं 26वीं तरमीम के बाद। कोई ऐसी मैं समझता हूँ जंग तो नहीं थी, वो लफ्ज़ सीज़ फायर क्यों निकल गया मुंह से बात करते हुए, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। शायद चंद दोस्तों के बयानात जो PTI की तरफ से थे, जो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, बाजार को ऐसी बड़ी बात नहीं थी और राब्ते भी थे और राब्तों की वजह से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, दोबारा बैठे हैं। उन्होंने कल प्रपोजल्स रखी है हमारे सामने और मज़ीद इसमें भी वो कुछ चीज़ें, कुछ हमने भी उनसे चीज़ें मज़ीद कहा है कि इसमें हमें कुछ और भी थोड़ा सा आगाह करें कि इसका क्या होगा। तो वो कह रहे थे हम फिर नेक्स्ट मीटिंग करेंगे और इंशाल्लाह हम जमीयत उलमा इस्लाम का एक मसला ये होता है कि हम फैसले खुद नहीं कर सकते, हमारे जो मुख्तलिफ अदारे होते हैं उनको फैसला करना होता है और इंशाल्लाह हम अपने अदारों में ले जाएंगे। शूरा है, मजलिस उमूमी है, मजलिस आमला, जब ये प्रपोजल्स इनकी फाइनल हो जाएगी तो हम उस अदारों में ले जाएंगे और वहाँ से अप्रूवल लेके इंशाल्लाह। हम तो पहले दिन से अपोजिशन के इत्तेहाद के कायल हैं और हम चाहते हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद जब तक स्ट्रांग नहीं होगा उस वक्त तक हुकूमत इसी तरह के फैसले करती रहेगी। आप क्या समझते हैं कि इसको फाइनलाइज होने के लिए टाइम फ्रेम कितना चाहिए? मेरा ख्याल इतना टाइम की ज़रूरत नहीं है। असल में दूसरी पार्टियों से भी वो राब्ते कर रहे हैं, शाहिद खाकान साहब से भी उनका राब्ता हुआ है और पार्टियों से भी वो राब्ते कर रहे हैं। जैसे राब्ते उनके मुकम्मल हो जाएंगे तब तक मामलात आगे की तरफ डे बाय डे बढ़ रहे हैं और ये इस तरह के जो इक़दाम हैं ये अपोजिशन को मज़ीद मुतहद कर देते हैं और आवाम के अंदर इश्तियाल को मज़ीद बुलंद करते हैं। और जब अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया जाता है, ये दीवार है ना, PTI ने वोट किया ना हमने वोट किया, जब आप उनको दीवार के साथ लगा के कोई इस तरह के इक़दाम करते हैं तो फिर उसके बाद वो फिर इकट्ठे होते हैं, फिर मुहाज़राई, हुकूमत से मुहाज़राई शुरू होती है। और हुकूमत को एक अच्छा मौका मिला था मुज़ाकरात का PTI के साथ, बड़ी पार्टी अपोजिशन की, और उन्होंने मुज़ाकरात को सबूताज किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर एक जुडिशल कमीशन बन जाता तो कौन सी क़यामत आ जाती। जुडिशल कमीशन बनते रहे, आज तक बेचारा हमूद रहमान कमीशन पता नहीं कहाँ फिर रहा है।
तो ये तो बनते रहते हैं। तो ये इस चीज पे इतना बड़ा एक अहम जो मौका मिला था दोनों पार्टियों को आपस में मिल बैठने का और मसाइल को हल करने का, मेरा समझता हूँ कि उन्होंने मौका ज़ाया किया है और इत्मीनान के फुकदान ने ये सारे मसाइल पैदा किए। अच्छा, क्या कामरान मुर्तज़ा साहब स्पीकर एक्ट के खिलाफ आप लोग भी अदालत जाएंगे? कामरान मुर्तज़ा साहब को हदायत जारी की है? जी, हम उसमें बाकायदा जायजा ले रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब भी हैं और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं वो भी, उनका ताल्लुक भी जीजवाई से बहुत साथी हैं। तो हम इस पे जायजा ले रहे हैं, हमारी जो कमेटी है इसकी और उसका पूरा जायजा ले रही है। इंशाल्लाह आप जल्द एक आध दिन में फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे 1-2 दिन में इंशाल्लाह। हम आपके साथ जब खड़े हुए हैं तो फिर हर स्टेज पे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही खड़े होंगे इंशाल्लाह। तो सर, ये सिंध में पानी के मसले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है, वो कहती है सिंध कार्ड हमारे हाथ से निकलने वाला है। उनकी सीईसी के अंदर बातें हुई कि हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए पानी की तकसीम पे, क्योंकि आप भी स्टेक होल्डर है वहाँ के बड़े। आपकी आरा क्या है और आपने हुकूमत के सामने किस तरीके से अपनी सिफारिशात पेश की और क्या जवाब मिला? देखिए, पानी का मसला जो सिंध का है ये बड़ा संजीदा मसला है और आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। इस वक्त आप देखें, सक्खर शहर है, हैदराबाद शहर है, कोटरी है, रोड़ी है, ये दरिया के बिल्कुल किनारे पे शहर में बता रहा हूँ, यहाँ पीने का पानी नापीद है। और इसी तरह जो ठट्ठा और पतीन की ज़मीनें हैं जो समंदर के किनारे हैं, जब समंदर के जो दरिया का मीठा पानी समंदर में जाता था तो वो नमकीन पानी बैग पे रहता था। नमकीन पानी और ज़मीन के दरमियान में मीठे पानी की एक पूरी लहर रहती थी, वो ख़त्म होगी, जिसकी वजह से दिन ब दिन वहाँ की ज़मीनें जो है समंदर पुरत हो रही हैं। तो सिंध के मसाइल तो जेन्युइन हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल इसमें हैं, लेकिन हुकूमत के ये फैसले भी एक तरफा है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी उधर बैठ के साथ उनके सारे डिसीजन लेती है, फिर इधर आके सिंध कार्ड खेलने की कोशिश करती है। आपको याद है कि अभी ये कल वाले वाक़े में आप देख लें कि किस तरीके से उन्होंने बिल की सपोर्ट भी की है, फिर सदर साहब ने उसको साइन भी कर दिए हैं। जब उनसे हर आदमी ये रिक्वेस्ट कर रहा था, साफ़ ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ दिन के लिए रुक जाए, तो कौन सी क़यामत थी, उनके पास टाइम था, गुंजाइश थी। क्या वो सदर साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह नहीं है? तो क्या उनके वोटों से वो नहीं बैठे हुए? तो क्या ये हुकूमत पीपल्स पार्टी अपनी दोरंगी ख़त्म करे? इस तरह से दोरंगी से पीपल्स पार्टी को ही नुकसान हो रहा है। अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो जानते हैं कि हुकूमत पीपल्स पार्टी कर रही है और पीपल्स पार्टी सबसे बड़े मज़े ये ले रही है कि वो कोशिश कर रही है अवाम को ये बताने कि हम अपोजिशन में हैं और इस वक्त सारे अहम गवर्नर उनके पास है, स्पीकर उनका है, चेयरमैन सेनेट उनका, सॉरी डिप्टी स्पीकर उनका है, चेयरमैन सेनेट उनका है, इसी तरह आपका सदर पाकिस्तान है, 2 सूबा गवर्नर है, इक़्तिदार लेके बैठे हुए, बलूचिस्तान में देख लें आप। तो ये फिर भी कहते हैं कि हम उनके पार्टनर नहीं है। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी अपने साथ भी ज्यादती कर रही है और सिंध के अवाम के लिए वो सिर्फ चाहती है कि सिंध के में कोई तहरीक खड़ी ना हो, इसलिए इस तरह के बयान देती है। हालांकि मेरे इल्म के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मरकज में ये मामला पहले से तय कर दिए हैं और वफाकी हुकूमत के साथ ये मामला तय करके बैठी है। वो इस पानी के मसले पे उनके साथ सपोर्ट कर रही है अंदरूनी खाना। अच्छा जी, कल को इत्तेहाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, इससे ज़्यादा क्या टाइम लगेगा? आखिरकार एक बड़ा इत्तेहाद बन जाएगा। आप समझते हैं इस बड़े इत्तेहाद के बनने के बाद हुकूमत अपना टाइम पूरा कर सकेगी? हुकूमत तो आज भी डगमगा रही है, हुकूमत तो आज भी कुछ नहीं कर पा रही। हुकूमत ना कोई आवाम के लिए रिलीफ दे रही है, ना हुकूमत के पास वो पार्लियामेंट के अंदर वो कुव्वत है। एक पीपल्स पार्टी तो है जिसको इसको स्टे दे के खड़ी हुई है और दूसरा कभी कभी एमक्यूएम भी आके दिखा देती है, लेकिन फिर वो मिल जाते हैं। तो ये कोई एक पार्टी भी हिल गई तो हुकूमत चली जाएगी और इतना बड़े इत्तेहाद का सामना ये कैसे करेंगे? ये जब एक तरफ अपोजिशन की सारी पार्टियां एक तरफ इकट्ठी हो जाती हैं, को बड़ा इत्तेहाद अपोजिशन का बन जाता है, तो उसके बाद जो हुकूमतें होती हैं वो बिल्कुल एकदम गिर जाती हैं। और लाख लेबर यूनियन है, मजदूर है, सारी उम्र गुजर गई है, बुढ़ापा है, उनको जबरदस्ती निकाल रहे हैं, हालांकि हुकूमत के सर पे बोझ नहीं है, लेकिन चूंकि IMF को बताना है और ये करना है इसलिए इनको निकालो। इसी तरह यहाँ के यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर एहतजाज पे हैं सिंध के। तो सिंध में तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिनसे ये तवज्जो हटाने के लिए आवाम को, ये आपके यहाँ पंजाब में ये दूसरे सूबों में आके पीपल्स नून लीग पे तनकीद करते हैं, हालांकि अंदर से ये और नून लीग मिले हुए हैं। सिंध के मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए अपोजिशन का राग अलापा जा रहा है
कल एक आपको याद होगा एक सहाफ़ी एक अब ताजर ने एक मजाक के जुमले में बकौल उसके तो उसने एक बात की, तो उस पर खुद बिलावल साहब को सामने आवाम के आना पड़ा और आके अपनी सफाई देनी पड़ी। वज़ीर आला को लेके आए, अपनी टीम को लाए, मीडिया के सामने खड़ा किया। तो इस हद तक अंदर से ये कमज़ोर है कि एक मजाक के जुमले पे ये बौखला गए। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अपना रवैया ठीक करना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि फ्यूचर में शायद उनको हुकूमत मिलेगी या उनके किसी मामला इस तरह किस्म के तय हैं, तो हर दफ़ा मामला तय करने से हुकूमतें नहीं बनती हैं, ना मिलती, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ऐसे फैसले जो है गले में पड़ भी जाते हैं। अच्छा गौरी साहब, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, आपको क्या लगता है कि माजी करीब में उन्होंने अपने मामला तय करने के लिए कितनी तगोदो की है और उसका जवाब क्या मिला? किन्होंने जी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो ये तो सबको पता है कि पिछली 2-3 हुकूमतें उन्होंने मामला तय करके लिए हैं। नहीं, मैं अभी की बात, मैं सर अभी की बात कर रहा हूं कि जब से वो फीड किया जाने लगा, एक बयानिया बनाया जाने लगा, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा पे तनकीद करने लगे, उस वक्त अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के हवाले से जो बयानिया बनाया जा रहा था, तो उसमें बादियुन नज़र में ये था कि मामला तय करने की कोशिश की जा रही है। मैं इस ज़िमन में पूछ रहा हूँ सर, ये फ्रेंडली लड़ाई है। असल में अपोजिशन को पीछे करने धकेलने के लिए ये इस तरह एक दूसरे को तनकीद करना और इस तरह की बातें करना, ये सब कुछ फ्रेंडली है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और अगर मैं समझता हूँ कल को अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है हमें हुकूमत मिलेगी, तो पीपल्स पार्टी अकेली हुकूमत तो नहीं कर सकती। उसके नून लीग के वोटों के बगैर वो कैसे हुकूमत कर सकती है? क्या अगर नून लीग अपनी हुकूमत गिराएगी, पीपल्स पार्टी उसको गिराएगी, फिर क्या नून लीग उनको वोट करेगी? तो मसाइल है, ऐसी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी को मरकज मिल रहा है, अंदर सब मिले हुए हैं और सब कुछ मिलके किया जा रहा है। अच्छा गौरी साहब, मेरा भी आखिरी सवाल है। एक बात जो बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं इस चीज़ की, और मैं इस्लामाबाद में था तो वहाँ पर भी ये बात बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही थी कि कोई मामला तय हुआ था कि हाफ इक़्तिदार का, कुछ अर्सा आप करेंगे, कुछ अर्सा हम इक़्तिदार करेंगे, जितना भी टाइम था। क्या आपके जहन, आपके नोटिस में है या कोई ऐसी चीज़ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई मामला तय भी इस मामले पे हुए थे कि इतनी देर हुकूमत करेंगे, इसी वजह से ये तमाम मामला के बावजूद एक दूसरे के साथ है? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। हमने सुना, मैंने भी है आपकी तरह, हमारे यहाँ भी हमने सुना है, कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने बताया, कुछ और लोगों ने बताया, लेकिन ऐसा बाज़ार नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि खुशो खुर्रम है। 2 सूबों की हुकूमत उनके पास है, एक सूबा उनके पास है, वफाक उनके पास है। मेरा ख्याल पावर शेयरिंग पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं वो, और ऐसा है नहीं है, ऐसा वो करेंगे भी नहीं ना, ऐसा किया जा सकता है। जिस तरह से इस वक्त हुकूमत IMF से या दूसरी जगहों पे जो इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है, जो मुआहदे कर रही है, वो फौरी तौर पे हुकूमत तब्दील करके वो सारे मामलात के पसे पुश चले जाएंगे। साफ ज़ाहिर है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, उसका वज़ीर ख़जाना आएगा, तो वो फैसले अपने करेगा जो शायद IMF को काबिल कबूल ना हो। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे कोई इस तरफ बजा रही है कि हुकूमत का शायद कोई चेहरा तब्दील करना प्राइम मिनिस्टर का जरूरी होगा और बाकी टीम वही रहेगी। ऐसा नजर नहीं आ रहा, बाजार नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वोट वही है, चेहरा बदलना है तो हो सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता प्राइम मिनिस्टर का चेहरा तब्दील होता है, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा, तो फिर हो सकता है अगला चेहरा भी मुस्लिम लीग से हो, लेकिन बज़ाहिर ये अभी दिखाई नहीं देता। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी व मज़ीद बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, बातें कुछ चल रही हैं, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की, दूसरी तरफ अब सिंध में भी तब्दीली की बातें हैं कि अगर ये तब्दील हो गए तो ये हो सकती हैं अगली नई वज़ीर आला। फरियाल साहिबा का नाम भी आ रहा है। अब ये खबरें जिस बरकरफ्तारी से सूबों के हवाले से चलना शुरू हो गई, इसके पीछे की वजह क्या? मेरे पास इतला यह है कि 2 सूबों के हवाले से संजीदगी से गौर हो रहा है, सिंध और बलोचिस्तान। अच्छा, इन 2 सूबों के हवाले से बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है। यहाँ पर कुछ बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। मिसाल के तौर पे बड़ी तब्दीलियाँ आप ले सकते हैं हुकूमत के अंदर भी। ब्यूरोक्रेसी की तब्दीलियाँ तो हम बड़ी तब्दीलियाँ नहीं कहते, लेकिन कम अज़ कम हुकूमत के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ जो है मुतवक्के हैं। मिनिस्ट्रीज में आप कर गौर करें ना, कल बिलावल साहब ने जो तकरीर फरमाई, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको वज़ीर आला से कुछ शिकायत है तो आपने मुझसे बात करनी है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना उन्होंने कहा किसी और से नहीं करनी है, आपने मुझसे बात करनी है। तो इसका मतलब है कि वो वज़ीर आला की कारकर्दगी पर
मुतमिन नहीं है। या वो कहते हैं वहाँ पे कि जनाब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये वज़ीर आला आपके लिए हाजिर है। हालांकि वहाँ पे ताजरों ने कहा कि हम जब बने चैम्बर के प्रेसिडेंट में बना, उस ताजर ने कहा और मैंने वज़ीर आला को फ़ोन किया और मैंने टाइम मांगा तो 2 दिन बाद उन्होंने मीटिंग अरेंज कर दी। तो ये बात तो उन्होंने वहाँ कही भी, लेकिन बिलावल साहब का जो कहना था, बिलावल साहब का जो बोलना था और बिलावल साहब ने जिस तरीके से वो सारी चीज़ें की वो आपके सामने है। तो उससे ये जो आपने बात की है ना कि अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, तो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, एक नहीं 2 सूबों में कर रही हैं। फिर बलूचिस्तान में क्यों? बलूचिस्तान के हवाले से भी सुनने में आया कि बलूचिस्तान के अंदर के हालात और बलूचिस्तान के अंदर के जो वहाँ पे सियासी लोग हैं, सियासी इत्तेहादी भी हैं, वो भी अब सख्त नाला हैं। वो कहते हैं कि तब्दीली होनी चाहिए। इस पे ये बड़ा संजीदगी से गौर हो रहा है। लेकिन मामला ये है कि क्या सियासी जमातें जो हैं वो इस पे कर लेंगे अमल? ये एक सवाल है। राना साहब इसी बीच में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सलीम झगड़ा साहब। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब आप सवाल कर सकते हैं। झगड़ा साहब क्या हाल, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक जी। झगड़ा साहब, ये आपके सूबे में अचानक एक बड़ी तब्दीली होगी। IG KPK को तब्दील कर दिया गया है और पंजाब से जुल्फ़िकार हमीद साहब को आपके सूबे में IG KPK लगा दिया गया है। ये इंतज़ामी तब्दीली है, इंतकामी तब्दीली है, या फिर फरमाइशी भी हो सकती है? देखिए, इंतकामी तो नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि अगर आपके मतलब इंतकामी से ये है कि जो IG अख्तर हयात गंडापुर ने निगरान गवर्नमेंट के लिए किया था, तो मेरे ख्याल में तो हमारे गवर्नमेंट के पहले दिन होते हुए अगर उनमें नहीं थी कि वो खुद इस्तीफा दे दे, उनको हटा देना चाहिए था। अगर फेडरल गवर्नमेंट उन्हें जबरदस्ती वहां पे रख रही थी तब भी उनको हट जाना चाहिए था, क्योंकि जितने कवानीन उन्होंने तोड़े और जो गिले और शिकवे उन्होंने पीछे छोड़े और जो लॉ एंड ऑर्डर की भी वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बात करता है ना, IG उनके मर्जी का था। जो सूबाई गवर्नमेंट बार बार चेंज करने का कह रही थी और उन्होंने चेंज नहीं किया, तो मेरे ख्याल में गुड रिडन्स ही कह सकते हैं। और इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें, इस निजाम को जरूर देखना चाहिए सारे सूबों में। ये जो सिस्टम है चीफ सेक्रेटरीज का और IGs का, जिस तरीके से ये लगते हैं, ये अंग्रेजों ने इसलिए लगाया था कि हिंदुस्तान में जब उन्होंने मकामी सूबाई हुकूमतें दे दी थी, वो चाहते थे कि कंट्रोल वाइसरॉय का हो। तो किसी ना किसी दिन हमें ये वाइसरॉय के कंट्रोल के निजाम से हटना चाहिए। सूबाई IG हो, सूबाई चीफ सेक्रेटरी हो, इन पोजीशंस की जरूरत भी है या नहीं है, क्योंकि वफाक में चीफ सेक्रेटरी की कोई पोजीशन नहीं है। तो वहां पे जो है वो सूबे की हुकूमत के मर्जी के होने चाहिए। ये फेडरलिज्म की स्पिरिट है। बेशक वफाकी ऑफिसर हो, सूबाई ऑफिसर हो, लेकिन आप किसी सूबे की हुकूमत को क्या अकाउंटेबल ठहराएंगे जब वो अपने मर्जी के IG या चीफ सेक्रेटरी नहीं लगा सकते और रूल्स ऑफ बिजनेस में सारा इख्तियार उनके हाथ में होता है। अच्छा, तैमूर सलीम झगड़ा साहब, ये बताइए, अभी जो पीका एक्ट की मंजूरी हुई है, खुसूस सवाल उसी के तनाजुर में फिर मैं सियासी मंजरनामे पे आऊँगा। ये हमारे सर पे एक अजाब मुसल्लत है। हमें तो यही लगता है, हमें तो ये कहा गया आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया। आप लोगों को किस बात की फ़िक्र? ये तो उन लोगों के लिए है जो आप लोगों में से नहीं हैं। वो हद तक इज़्ज़त करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अब बाहर के ममालिक में क्या डेफेमेशन की सज़ा होती है? पाकिस्तान के अंदर डेफेमेशन की सज़ा बता दी गई है, बाहर तो जुर्माने होते हैं। यार, पाकिस्तान में डेफेमेशन का जुर्माना या डेफेमेशन की सजा क्या होती है? मेरे ऊपर कितनी बार लोगों ने कि इसने अरबों की करप्शन कर दी, ये कर दी। हाँ, एक चैनल को मैंने जो है वो नोटिस भेजा और उन्होंने फिर रीच आउट किया कि सॉरी, हमने गलत रिपोर्ट चलाई, इसको कोर्ट से बाहर जो है वो सेटल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डेफेमेशन के लिए तो नहीं हुआ। ये तो आपका और मेरा मुंह चुप करने के लिए हुआ है कि हुकूमत पे कोई तनकीद ना करे। देखिए, जब तक हम ये सच नहीं मानेंगे, और पाकिस्तान की एक तारीख रही है कि हमारे ख्याल में लोगों के मुंह बंद करके
सच्चाई बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और मैं अभी ये कहूंगा कि ये मीडिया के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस पे एक आवाज उठा के उठाएं। और मैं ये कहूंगा कि आपका अगला सवाल शायद ये हो कि जी ये पीका एक्ट पीटीआई के वक्त में भी आया था, अगर आया था तो गलत आया था। उस वक्त हमने पार्टी के अंदर आवाजें उठाई थी, हम सीख जाएंगे। अच्छा, अगर हम तैमूर साहब, स्टैंडिंग कमेटी सेनेट से आपके चेयरमैन ने इसे मंजूर किया है, नोटिस भी आप लोग, आपका चेयरमैन जी, आपके केपीके से तल्लक रखने वाले सेनेटर। हाँ जी सर, मैं श्योर आपको कह रहा हूँ, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। कल आपके सेक्रेटरी इत्तलात ने इस बार प्रेस गारंटी से कह नहीं सकते ना, क्योंकि हम भी गारंटी से नहीं कह सकते कि हमारा चेयरमैन था या नहीं। यही तो नहीं, आप दुरुस्त, आप जिस एंगल से कह रहे हैं आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन फिर अभी तक आपकी जमात में क्यों? देखिए, शो कॉज नोटिस उसको दिया है, मुद्दत हो गई सलीम भाई, मुद्दत हो गई ना। जाती तौर पे फैसल सलीम मेरा दोस्त है। जब इलेक्शन था उसका सेनेट का, मुझे याद है, मैं सूबाई असेंबली में था। फैसल सलीम का बिल्कुल मार्जिन पे आखिरी जो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है सेनेट के इलेक्शन में, वो चौथे पांचवें वोट के नंबर्स पे जो है वो उसका आ गया था। ये किसी को नहीं करना चाहिए और ना किसी को, सियासतदानों को जो है वो फोर्स करना चाहिए कि वो जो है पार्टी एक बिलोंग करे, एजेंडा किसी और का कैरी करे। आपको पता है कि ये लोग फिलहाल बहुत सी पार्टीज में मौजूद हैं, वो फॉर्म 47 वाले जो जेयूआई में है, जो बाकी पार्टीज में, उनसे भी ये काम लिया जा सकता है। ये मैं उनको कह दूं जो ये काम कर दें कि अगर इससे मुल्क का भला होता तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 6-7% पे ग्रो कर रही होती। पाकिस्तान की इकोनॉमी 300 अरब डॉलर की नहीं होती, 1 ट्रिलियन डॉलर की होती। और इसका आप इमरान खान पे इसलिए इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि 3 साल इमरान खान ने हुकूमत की है, 70 साल आपने की है, या भुट्टो खानदान ने की है, या शरीफ खानदान ने की है, या यहां पे मिलिट्री हुकूमतें रही हैं, हाइब्रिड निज़ाम। तैमूर साहब, अब करेंगे क्या? एक तरफ डायलॉग की बातें थीं, डायलॉग भी ख़त्म हो गए, सारे दरवाजे वो जो हुकूमत ने बज़ाहिर खोल रखे थे, वो पहला दरवाज़ा खुला था, पीछे वाला बंद था। अब आने वाले दिनों के अंदर वो जो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस बनाने की तगोदू है, वो किस हद तक कामयाब होती दिखाई देती? इंशाल्लाह ग्रैंड अलायंस बनेगा, क्योंकि ये जो जंग है ना, जैसे आप किया, जब हुकूमत गलत रास्ते पे चली जाती है और उसका मैंडेट नहीं होता, वो गलती पे गलती करती है। हमने कुछ नहीं किया ये पीका एक्ट, क्योंकि ये इनको पता है कि इनके पास कितना कुछ छुपाने को है। इन्होंने ये पीका एक्ट के साथ वाकई मीडिया में इत्तेहाद पैदा कर दिया। एंड आई होप कि आप इत्तेहाद पे जो है वो डटे रहें। हमें वो असूल की सियासत करनी है जो इमरान खान जेल में कर रहे हैं, जो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया। देखिए, अगर इमरान खान का नाम नवाज शरीफ होता तो अभी तक वो कोई रफीक हरीरी, साद हरीरी के जहाज में सऊदी अरेबिया जा चुके होते ना। एक बार नहीं, 2 बार का रिकॉर्ड है कि तकरीबन साल के अंदर नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जाने का जो है वो कोई रास्ता ढूंढ लेता है। ये लफ्ज एनआरओ इजाद ही इसलिए हुआ था जब कॉन्डोलीजा राइस और उसकी किताब में लिखी है, उसकी किताब का नाम है नो हायर ऑनर, 600 पेज की किताब है। वो कह रही है कि जब उसने बेनजीर भुट्टो और मुशर्रफ के दरमियान मीडिएशन की और एक शाम में कोई 10 बार एक को फोन किया, 10 बार दूसरी को फोन किया, ये ट्रैक रिकॉर्ड इमरान खान का नहीं है। वो जेल में बैठा है, वो अगर मुज़ाकरात करना चाहता है तो इसलिए करना चाहता है कि मुज़ाकरात बेहतर रास्ता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर टेक ऑन करेंगे इस सिस्टम को। मैंडेट हमारा, सच्चाई हमारी तरफ, कानून को तोड़ा जा रहा है, हमें इमरान खान को सजा देने के लिए we'll fight it out। अवाम की ताकत इतनी छोटी चीज नहीं होती। अच्छा तैमूर साहब, केपीके में इंतज़ामी तब्दीली को तो साइड पे करते हैं, वाकई आपके उधर जो इस वक्त आईजी आए हैं वो पंजाब में काम करके गए हैं। मैं उन्हें जब वो एसएसपी थे, फिर डीआईजी थे, जानता हूँ,
ठीक आदमी है। गुड आपके हाँ जी बिल्कुल। और आपके इधर ये जो सदारत, नई सदारत दी गई जुनैद अकबर साहब को, इससे आप समझते हैं कि उनका और वज़ीर आला साहब का जो एक नज़रियाती इख्तलाफ, वो ख़ुद कहते थे हमारा इख्तलाफ होता था राय पे इख्तलाफ अब ख़त्म हो जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में सियासतदानों को जो है ना, जो इश्यूज होते हैं सियासत के, उन पे एक हद से ज्यादा पर्दा नहीं डालना चाहिए। पीटीआई एक जमहूरी जमात है, इसमें इख्तलाफ होता है। इस वक्त जो हमें जरूरत है इंटरनली, इसमें जुनैद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देखिए, ये वाहिद पार्टी है जो जुनैद जैसे एक ऐसे लड़के को जो मिडिल क्लास का हो, जिसने विलेज काउंसिल से सियासत शुरू की हो, कि उसको वो आपका सूबाई सदर लगा सके एक ऐसे टाइम पे जो पूरे मुल्क की सियासत में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन यहाँ पे जुनैद पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और यहाँ पे अली अमीन पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एक बड़े मकसद के लिए, और वो मकसद है इमरान खान की रिहाई, और वो मकसद है पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, कि इसके लिए वो जहां पे उन्होंने इंटरनली एक दूसरे से इख्तलाफ भी करना हो करे, लेकिन इस मिशन को आगे ले जाए। और दोनों जो है कोई शक नहीं कि पीटीआई में कोई ऐसे बंदा नहीं होगा जो कि इमरान खान को अपने लीडर पे नहीं मानेगा और जिसका इमरान खान पे जो है वो नजरिया बिल्कुल एक ही होगा। अच्छा सर, अगर देखा जाए कुली तौर के ऊपर पार्टी में भी चेयरमैन, फिर सीएम केपी से, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली केपी से, अपोजिशन लीडर सेनेट केपी से, तो ये सारे ओहदे केपी के पास थे। वो पिछले दिनों बातें बहुत चल रही थी कि एक ओहदा जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला वो पंजाब के हिस्से में आना चाहिए, लेकिन अब ये भी मसलहतन या मंतिक की बुनियाद के ऊपर केपी को ही चला गया। अब इसका इम्पैक्ट उन लोगों को राम करने पे कैसे आएगा, या फिर वो नज़रिया जिसकी बुनियाद पे ही कहा जाता था कि एक बड़ा ओहदा पंजाब के पास होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को कुछ ईजीनेस हो और वो अपने जो है शैडो के नीचे उन लोगों को कुछ आगे बढ़ा सके, वो एक खला तो फिर खाली है। नहीं, देखिए, याद रखें कि पीटीआई आज भी बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में काम कर रही है। हमारे 1100 वर्कर्स जो हैं वो अटक जेल में, वो किसी जुर्म की वजह से जेल में नहीं है, वो हुकूमत ने एज लेवरेज जेल में रखे हैं। हमारे चेयरमैन जो है वो जेल में, मेरी बात जो है वो छोड़े, मैंने ऐसे व्लॉगर्स देखे जो अपने आप को जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब खुद कहलाते हैं, मुनीब जैसे, वो कहते हैं कि जी इमरान खान की अरेस्ट का कानून से कोई ताल्लुक नहीं है अपने व्लॉग्स में। ठीक है, इसका इम्पैक्ट जितना पंजाब के जो है वो वर्कर्स ने दी है, जितनी कुर्बानी पंजाब में हमारे सपोर्टर्स ने दी है, उनको बंदा सिर्फ खराज तहसीन ही पेश कर सकता है। फिलहाल केपी में भी मसले हैं, होते हुए मसले हैं, लोग सवाल पूछते हैं कि कौन सा इख्तियार हुकूमत के पास है, नहीं है, लेकिन पंजाब में तो से बदतर हालात है ना। वरना ये छोड़े, अभी 8 फरवरी को जो है वो छोड़े हमारी पार्टी को मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने के लिए, इनके लोग आते हैं टीवी पे कहते हैं पीटीआई दहशतगर्द है। भाई ये तो आप खुद अभी अपने पीका के कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप पे जो है वो पीका अप्लाई होना चाहिए और पता नहीं 3-4 साल की सजा और अटक किले में उल्टा आपको लटकाना चाहिए। ये दहशतगर्द पंजाब की एक छोटी सी पार्टी रह गई है, इतनी आसानी से आप फेंक सकते हैं। तो जिस हालात में हमारी सारी पंजाब की पार्टी जो है वो काम कर रही है, मेरे ख्याल में ऑल क्रेडिट टू देम। पंजाब ने एक चीज जो है वो साबित कर ली, उन्होंने नवाज शरीफ की और पीएमएलएन की सियासत का खात्मा कर दिया, वरना आज ये पीका एक्ट भी ना बनता और आज इमरान खान जेल में भी ना होता। तैमूर जगर साहब, आप कब तक देख रहे हैं खान साहब की रिहाई को? इंशाअल्लाह 2025 में खान साहब रहा होंगे, क्योंकि ज्यादा प्रेशर एक सिस्टम ले नहीं सकता।
ज्यादा प्रेशर एक सिस्टम ले नहीं सकता। ये पीका के बाद क्या करेंगे? हमारे सबके मुंह पे जो है वो टेप लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि 2.5 साल में तो इमरान रिपोर्ट 1% कम नहीं हुई। इलेक्शन रिग करके, दुनिया के धांधली तरीन और शर्मनाक तरीन इलेक्शन करके तो इस हुकूमत को लेजिटिमेसी नहीं दी। इन्वेस्टमेंट का और इकोनॉमी का ये हाल है, इकोनॉमी को मार्केट कर करके, कि ये $1 की इन्वेस्टमेंट तो आज तक नहीं आई। एक PIA के लिए एक ग्राहक तो नहीं आया। तो सर वो आज जो वफद आया हुआ है वो कहते हैं देखें जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अमेरिका से कितनी आती है। कब आएगी? पिछले साल तो $100 अरब आने थे, $100 तो दिखा दे। अब वो अनाउंस कर दिया था कि सऊदी अरेबिया ने रेको डिक में शेयर ले लिया, वो भी जल्दी जल्दी इन्होंने कह दिया नहीं ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि किसी ने गलत बयानी की होगी ना, या फिर SIFC के बयानात आ रहे हैं कि जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ $20 अरब का लोन साइन हो गया। वो तो 10 साल का लोन है, वर्ल्ड बैंक तो $2 अरब साल के वैसे ही जो है वो कर्जे के तौर पे देता है। पहले तो आप कर्जा मना क्यों रहे हैं? बाकी अगर वो वैसे ही वो जो नॉर्मली कर्जा मिलना है उनको सिर्फ उन्होंने 10 साल का एक ढांचा दे दिया, और वो भी इसलिए दे दिया कि आप हर 3 साल बाद एक हुकूमत उड़ा देते हैं तो हम 10 साल का प्रोग्राम बना देते हैं, क्योंकि हमें पॉलिसी कंटिन्यूटी चाहिए। तो इसमें कोई सेलिब्रेशन की बात है? आप उस गरीब इंसान से पूछें, उस आम आदमी से पूछें जिसका बेसिकली बजट जो है उसको आधा करना पड़ा है क्योंकि उसकी क़ुव्वत खरीद आदी हुई है, कि ये जो सारा कुछ कहा जा रहा है कि महंगाई कम हो गई है, इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो गई है, कि क्या उसके लाइफस्टाइल में कोई इंप्रूवमेंट आई है? ये एक बुनियादी सवाल है जो अहम है इस हुकूमत के सामने उठाया जाना चाहिए कि एक तरफ दावे हैं और दूसरी तरफ हकायक हैं। हकायक और दावों में इस हद तक तसादुम क्यों दिखाई देता है? बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब इस हवाले से निकली। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।